अभी हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं पर्शियन एम्पायर की। आप ये बताओगे कि हमारे पास कैंपेन्स चलना शुरू होती हैं ईस्टर्न इराक के अंदर और वेस्टर्न इराक के अंदर। क्यों चलना शुरू होती है उसकी कहानी आपने समझनी है। आप ये बताओगे इराक के साइड पे हजरत मुथाना रहते थे। हजरत मुथाना की स्पेलिंग है Muthana। हजरत मुथाना रहते थे और वो बनु बकर के चीफ थे। किसके चीफ थे? बनु बकर के। और आपको ये बात याद होगी कि बनु बकर जब हम होली प्रॉफिट की लाइफ टाइम में पढ़ते थे तो बनु बकर हमारे दुश्मन होते थे। बनु खुजा हमारे अलाय थे और कुरैश के जो अलाइज थे वो कौन थे? बनु बकर। तो वो वहां के चीफ थे। लेकिन इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ प्रॉफिट। ये मुसलमान बन गए थे। ये मुसलमान बन गए। जब होली प्रॉफिट की डेथ हो गई थी तो ये मुसलमान तो थे। तो जब होली प्रॉफिट की डेथ हो गई तो ये किससे मिलने आए? हजरत अबू बकर कैलिफ थे और हजरत अबू बकर से मिलने आए। और हजरत अबू बकर को कहा कि जो बॉर्डर्स हैं, जो पर्शियन बॉर्डर्स हैं, वहां पर काफी ज्यादा मसला हो रहा है। आप वहां पर आके एक्सपेंशन करें और हमें पर्शियन से बचाएं। पर्शियंस हमें काफी ज्यादा क्या कर रहे हैं? तंग कर रहे हैं। कौन आए? हजरत मुताना आए हजरत अबू बकर के पास। जब हजरत अबू बकर के पास आए तो हजरत अबू बकर को ये बात पहले से पता थी कि हमारी एक्सपेंशन उस तरफ होनी है। क्यों होनी थी? क्योंकि प्रॉफिट ने बात बता दी थी कि इस्लाम स्प्रेड होगा इराक और सीरिया के अंदर। तो पर्शिया जो है वो इराक की बात हो रही है। तो जब हजरत अबू बकर को ये बात पता थी तो हजरत अबू बकर ने क्या बुलाई? मजलिस शूरा, काउंसिल ऑफ वॉर बुलाई। काउंसिल ऑफ वॉर का मतलब यह है कि सीनियर कंपेनियंस को बुलाया और उन्होंने ये कहा कि हम जिहाद करेंगे इराक के खिलाफ। किसके खिलाफ? इराक की तरफ हम लोग क्या करेंगे? जिहाद करेंगे। तो ये आपका इंट्रोडक्शन पैराग्राफ हो गया फॉर पर्शियन एम्पायर की। उसमें आप ये बताओगे हजरत मुताना एक चीफ ऑफ बनु बकर थे, वो वहां पर रहते थे बॉर्डर्स की तरफ। आप ये बताओगे कि वो मुसलमान ड्यूरिंग द प्रॉफिट्स लाइफ टाइम हो चुके थे। ये प्रॉफिट हजरत अबू बकर की कैलिफेट के अंदर हजरत अबू बकर से मिलने आते हैं, उनको कहते हैं कि आप हमें पर्शियन से बचाएं। हजरत अबू बकर जो है उनको ये बात पता होती है कि हमारी एक्सपेंशन उस तरफ होनी थी, क्योंकि प्रॉफिट ने ये बात अपनी लाइफ टाइम के अंदर बताई थी कि इस्लाम इस तरीके से फैलेगा। इन्होंने मजलिस शूरा बुलाई और मजलिस शूरा के अंदर ये डिसाइड कर लिया कि वी विल बी डूइंग जिहाद अगेंस्ट इराक। अब सबसे पहली जो बैटल हुई वो हुई बैटल ऑफ काजिमा, जिसको हम बैटल ऑफ चेन्स भी कहते हैं। बैटल ऑफ काजिमा के अंदर क्या हुआ, आपने कहानी को गौर से समझना है। आप ये बताओगे कि हजरत अबू बकर ने खालिद बिन वलीद को बुलाया। कहां से बुलाया? हजरत अबू बकर ने खालिद बिन वलीद को बैटल ऑफ यमामा से बुलाया। हजरत अबू बकर ने खालिद बिन वलीद को बुलाया और कहा कि हम इराक की तरफ जिहाद करने जा रहे हैं, तो आप लीड करेंगे, आप फ्रंट से जाएंगे, मतलब आप लीड करेंगे फोर्सेस को। अब एक जगह थी उबाला। उबाला एक जगह थी और काजिमा भी एक जगह का नाम है, सही है। उबाला के अंदर ही आपके पास काजिमा आती है। आप ये बताओगे कि उबाला के जो गवर्नर थे उनका नाम था हुरमुस। क्या नाम था? हुरमुस। और मुसलमानों को कौन लीड कर रहा है? हजरत खालिद बिन वलीद। आप ये बताओगे, अच्छा ये आपके पास जो ये उबाला और काजिमा की बात कर रहा हूं ना, ये आपकी पर्शियन एम्पायर की जगह है, सही है। अब उबाला का जो लीडर होता है वो होता है हुरमुस। हजरत खालिद बिन वलीद उस हुरमुस को लेटर भेजते हैं और उस लेटर के अंदर तीन ऑप्शन देते हैं। बोलते हैं या तो तुम इस्लाम कबूल कर लो, या तो जिजिया टैक्स पे करो, या फिर क्या हो जाओ, वॉर के लिए क्या हो जाओ, रेडी हो जाओ। वॉर के लिए क्या हो जाओ? रेडी हो जाओ। हुरमुस कहता है कि मैं वॉर के लिए रेडी हूं, आना है, लड़ना है, आ जाओ, हम लोग तुमसे लड़ेंगे। तो होता यह है कि हुरमुस की जो फोर्सेस होती हैं वो सारी कहां पर पहुंच जाती हैं? काजिमा पर पहुंच जाती हैं। और हजरत खालिद बिन वलीद की भी फोर्सेस काजिमा पहुंच जाती हैं। अब हुरमुस क्या करता है? हुरमुस ये करता है अपनी फोर्सेस को, सारे जो बंदे होते हैं फोर्सेस के अंदर, जितने भी आर्मी के अंदर बंदे थे, उनको चेन से बांध देते हैं। वो सब अपने हाथों के अंदर चेन बांध लेते हैं। क्या बांध लेते हैं? अपने हाथों में चेन। जैसे अगर एक बंदा यहां पर है, दूसरा बंदा यहां पर है, तो ये दोनों बंदों ने अपने हाथों में क्या बांधी हुई है? चेन। तीसरे बंदे ने भी चेन। तो उससे क्या आता है कि भाई हम लोग ताकि वॉर हारे नहीं और हम लोग कोई भी वॉर से भागे नहीं। अगर भागे तो सब एक साथ भागे। तो आप ये बताओगे कि हुरमुस जो थे वो उन्होंने क्या करा कि फोर्सेस जो है वो किससे बांधी? चेन से बांधी। इसीलिए हम इसको बैटल ऑफ चेन भी कहते हैं। हजरत खालिद बिन वलीद की फोर्सेस भी काजिमा पर पहुंची, हुरमुस की भी फोर्सेस काजिमा पहुंची। अब बैटल हुआ। जब बैटल हुआ तो सिंगल कॉम्बैट हुआ। सिंगल कॉम्बैट का मतलब है एक बंदा उनकी तरफ से आया, उनका लीडर हुरमुस आया, हमारा लीडर हजरत खालिद बिन वलीद आया और हम लोग ये जीत गए। हजरत खालिद बिन वलीद ने हुरमुस को मार दिया। अब अगर हुरमुस लीडर ही मर जाएगा
तो उसकी जो फोर्सेस होंगी वो तो डिमोरलाइज हो गई। उन्होंने बोला अब हमें लड़ने का क्या फायदा, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लड़ा। और आप ये बताओगे कि जब उन्होंने अच्छे तरीके से लड़ा, तो जब वो वापसी जाने लगे का मतलब ये है कि जब हम उनको हराने लगे, तो जब वो भागे ना, तो उन्होंने अपने हाथों में क्या बांधी हुई थी, चेन्स बांधी हुई थी। अपने हाथों में क्या बांधी हुई थी, चेन्स। और अपने हाथों में जब चेन्स बांधी हुई थी, तो वो उसी चेन्स के अंदर फंस गए, क्योंकि चेन सबके हाथ में थी। कोई कहां भाग रहा है, कोई कहां भाग रहा है, वो लोग खुद ही फंस गए, जिसकी वजह से काफी ज्यादा पर्शियंस मर गए और मुसलमान ये बैटल जीत गए। तो बैटल ऑफ काजिमा के अंदर आपने क्या समझा? आपने ये बात समझी कि पर्शियन एम्पायर के अंदर एक जगह थी जिसका नाम था काजिमा। हजरत अबू बकर ने खालिद बिन वलीद को बोला कि भाई हमें कहाँ पे जाना है, इराक की तरफ मार्च करना है। हम लोग उबाला एक जगह थी काजिमा, उसके अंदर एक और जगह थी, उधर हमने उसके लीडर हुर्मुस को एक लेटर भेजा हजरत खालिद बिन वलीद ने, या तो तुम इस्लाम कबूल कर लो, या जिजिया पे कर दो, या वॉर के लिए रेडी हो जाओ। हुर्मुस ने क्या बोला, मैं क्या करूंगा, वॉर करूंगा। जब हुर्मुस ने ये बात कही कि वॉर करूंगा, तो हजरत खालिद बिन वलीद और हुर्मुस की वॉर्स मिली। जब मिली तो हुर्मुस ने ये स्ट्रेटेजी अपनाई थी कि अपनी फोर्सेस के हाथों में चेन बांधी हुई थी और सबने एक दूसरे के हाथों से उनकी चेन बंधी हुई थी, ताकि कोई भी भागे ना। अब हुआ ये कि जब बैटल हुआ, सिंगल कॉम्बैट हुआ, तो हुर्मुस और खालिद बिन वलीद के अंदर हुर्मुस क्या हो गया, जलील हो गया। खालिद बिन वलीद जीत गए। जब खालिद बिन वलीद जीते तो हुर्मुस की जो फोर्सेस थी वो डीमोरलाइज्ड हो गई, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लड़ा। लेकिन जब वो लोग भागने लगे तो क्या हुआ कि वो लोग मरना शुरू हो गए, क्योंकि कोई कहां भाग रहा था, कोई कहां भाग रहा था। तो इसलिए हम इसको बैटल ऑफ चेन भी कहते हैं, और हम इसको बैटल ऑफ काजिमा भी कहते हैं। बैटल ऑफ काजिमा कहां पर हुई, काजिमा के अंदर भी, सही है। तो ये आप बताओगे कि मुसलमान पहला इराक के अंदर बैटल जीत गया। उसके बाद हमारे पास है बैटल ऑफ मजार। अब आप ये बताओगे कि अब हमारे पास बैटल ऑफ मजार के अंदर हमारे पास क्या होगा। आप ये बताओगे जैसे ही पर्शियन आर्मी को ये बात पता चलती है, पर्शियन एम्पीरियर को ये बात पता चलती है कि हमारे पास हुर्मुस की टीम हार गई है, तो वो एक और आर्मी भेजते हैं अंडर कारीन। किसके अंडर भेजते हैं, अंडर कारीन। किसके अंडर, कारीन के अंडर। पहली जो आई थी वो किसके, बैटल ऑफ काजिमा में किसके अंदर आई थी, हुर्मुस के अंडर आई थी। अब किसके अंडर आई, कारीन के अंडर आई। किसको, हुर्मुस की आर्मी को मदद करने। लेकिन उनको ये बात पता चलती है, जैसे ही वो लोग एक जगह मदैन पे पहुंचते हैं, तो उनको ये बात पता चलती है कि हुर्मुस को हरा दिया गया है, हुर्मुस को मार दिया गया है, हुर्मुस की आर्मी हार गई। अब पर्शियन आर्मी कारिन को बोलती है कि जाओ मजार के एरिया पर जाओ। कौन से एरिया पर जाओ, मजार के एरिया पर जाओ। मजार एरिया का नाम है, सही है। पर्शियन आर्मी जो है वो कारिन के अंडर कहां पे पहुंचती है, मजार के एरिया में। क्यों, क्योंकि जो बैटल ऑफ काजिमा में उनको डिफीट हुई थी उसका बदला लेने कारिन पहुंच गया। और ये मजार कहां पे था, नियर टिग्रिस रिवर। कौन सा रिवर, टिग्रिस रिवर। अब आप ये बताओगे कि हजरत खालिद बिन वलीद को जब ये बात पता चली, तो हजरत खालिद बिन वलीद भी मजार पहुंच गए। कहां पर पहुंच गए, मजार। पहले काजिमा में बैटल हुई, अब कहां पे बैटल हो रही है, मजार के अंदर। आप ये बताओगे पर्शियन आर्मी कारीन के अंडर आई थी किसको मदद करने, हुर्मुस को मदद करने। लेकिन उनको ये बात पता चल गई कि भाई हुर्मुस तो मर गए हैं, तो उन्होंने बदला लेने का सोचा। किसका, हुर्मुस का बदला लेना था मुसलमानों से। इसलिए पर्शियन आर्मी कारीन के अंडर मजार के एरिया पे जमा हो गई। जब वो जमा हो गई तो हजरत खालिद बिन वलीद भी मजार पहुंच गए। अब होगा सिंगल कॉम्बैट। सिंगल कॉम्बैट पर्शियन आर्मी की तरफ से उनका लीडर कारीन आता है। उनका लीडर कौन है, कारीन। हमारी तरफ से हजरत खालिद बिन वलीद नहीं जाते, हमारी तरफ से मकाल बिन अल अशी जाते हैं। कौन जाते हैं, मकाल बिन अल अशी, ये हमारे एक लीडर थे, वो हमारी तरफ से लड़ने गए। इसमें भी सिंगल कॉम्बैट में मुसलमान जीत गए। फिर हमने इनके दो और लीडर्स थे, इनके दो और जनरल से हमने उनको भी मार दिया। कारीन को मारा, और उसके बाद इनके दो और जनरल से हमने उनको भी मार दिया। जब हमने उनके जनरल्स को मार दिया, तो फिर आप ये बताओगे कि हमने फिर ओपन फाइटिंग स्टार्ट करी। ओपन फाइटिंग स्टार्ट करी तो उसके अंदर हमने 30,000 पर्शियंस को मार दिया। कितने हजार पर्शियंस को, 30,000 पर्शियंस को मारा। और उसके बाद मदार के लोगों ने ये बात एग्री कर ली कि दैट दे विल पे जिजिया टैक्स। कौन सा टैक्स पे करेंगे, जिजिया टैक्स पे करेंगे। कौन सा टैक्स, जिजिया टैक्स। तो आपने क्या पढ़ा, ये आपका दूसरा बैटल था पर्शियन एम्पायर के अंदर। आप ये बताओगे कि हमारे पास पर्शियन आर्मी अंडर कारीन जाती है किसको मदद करने, हुर्मुस, जो बैटल ऑफ काजिमा में हारा था। वो जब मदद करने जाते हैं तो उनको ये बात पता चलती है कि भाई हमारी आर्मी तो हार चुकी है। जब हमारी आर्मी हार चुकी है तो कारीन लड़ने जाता है किससे, मुसलमानों से, और बदला लेने जाता है। हजरत खालिद बिन वलीद की भी आर्मी मदार पे पहुंचती है, उसकी भी आर्मी मदार पे पहुंचती है। सिंगल कॉम्बैट होता है, उनकी तरफ से कारीन आता है, हमारी तरफ से मकाल बिन अलशी आता है। जब हमारी तरफ से ये दोनों बैटल स्टार्ट होता है, तो पर्शियन के जो टॉप जनरल्स होते हैं उनको हम मार देते हैं। दो टॉप जनरल्स और होता है, हम उनको मार देते हैं।
अब वैसे ही वो डिमोरलाइज हो चुके होंगे क्योंकि उनके लीडर्स मर गए। अब आप ये बताओगे जैसे ही जनरल अटैक होता है तो पर्शियंस, हम 30,000 पर्शियंस को मार देते हैं और मजार पे हम ये बात एग्री कर लेते हैं कि वो लोग हमें जिजिया टैक्स पे करेंगे। तो ये इस तरीके से हम सेकंड बैटल भी जीत गए। फिर आप ये बताओगे हमारे पास है तीसरा बैटल जिसका नाम है बैटल ऑफ वलाजा। बैटल ऑफ वलाजा। बैटल ऑफ वलाजा के अंदर आप ये बताओगे कि जब पर्शियंस की डिफीट हुई मजार के अंदर, कहां पे डिफीट हुई? मजार के अंदर। तो पर्शियन एम्पीरियर जो था रुस्तम, पर्शियन एम्पीरियर या पर्शियन रूलर रुस्तम, उसने अपनी आर्मी भेजी मुसलमानों से बदला लेने के लिए, क्योंकि दो बैटल्स मुसलमान जीत चुके हैं। पहले बैटल ऑफ काजिमा जीते और फिर हमारे पास दूसरी बैटल बेटा कौन सी जीते? तो आप बोलोगे बैटल ऑफ मजार जीत गए। अब पर्शियंस को लगा हुआ है धचका। अब पर्शियंस की आर्मी आई, किसके अंडर आई? अंदर जगार के अंडर आई। किसके अंडर आई? अंदर जगार के अंडर आई। और वो आप ये बताओगे कि वो उनको लीड कर रहा था पर्शियन आर्मी। पर्शियन आर्मी को जब वो लीड कर रहा था तो वो कहां पर पहुंचा? वलाजा, एक जगह है वलाजा पर वो लोग पहुंच गए। हमें जब ये बात पता चली कि ये लोग वलाजा पर हमारे ऊपर अटैक करने आ रहे हैं या फिर हमारे से लड़ने आ रहे हैं, तो हजरत खालिद बिन वलीद भी 10,000 लोग लेके वलाजा पहुंच गए। कहां पे लेके पहुंच गए? 10,000 लोग लेकर वलाजा पहुंच गए। अब बैटल ऑफ वलाजा के अंदर सिंगल कॉम्बैट किसके दरमियान होता है? हजरत खालिद बिन वलीद विद हजार मर्द। अब ये हजार मर्द कौन है? हजार मर्द बेसिकली एक वहां पे एक बहुत जायंट मैन था उनकी आर्मी के अंदर। किसकी आर्मी के अंदर? पर्शियन आर्मी के अंदर। पर्शियन आर्मी के अंदर एक बहुत तगड़ा आदमी था, इतना वो साइज में भी बहुत बड़ा था। और उसको हजार मर्द इसलिए कहा जाता था क्योंकि उसकी जो एनर्जी थी, जो उसकी पावर थी, वो हजार लोगों जितनी उसके अंदर पावर थी, जिसकी वजह से उसको हजार मर्द कहा जाता था। हजरत खालिद बिन वलीद ने उस हजार मर्द को हरा दिया। अब आप सोचोगे अगर आपकी आर्मी में सबसे स्ट्रांग आदमी है, अगर आप उसको हरा दो तो आपकी आर्मी खत्म हो गई। आपकी आर्मी डर जाएगी यार, अगर एक बंदा इतने खतरनाक आदमी को जब हरा सकता है तो वो किसी को भी हरा सकता है। तो आप ये बताओगे कि मुसलमानों को शुरू में थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं, बट दे वॉन। और जो उनका लीडर होता है अंदर जगार, वो भाग जाता है। वो क्या हो जाता है? भाग जाता है। और जब वो भागता है तो एक डेजर्ट के अंदर से वो रास्ता पकड़ के निकल रहा होता है। तो वो डेजर्ट के अंदर बेचारा खो जाता है और बहुत सारी रिवायतों के अंदर आता है कि वो जब निकल रहा था डेजर्टेड एरिया से, तो उसी डेजर्टेड एरिया के अंदर उसको पानी नहीं मिलता और वो थर्स्ट, वो भूख की वजह से, प्यास की वजह से वो वहां पे मर जाता है। वो क्या हो जाता है? मर जाता है। तो बैटल ऑफ वलाजा के अंदर आप क्या बताओगे? जब बैटल ऑफ काजिमा और बैटल ऑफ मजार के अंदर जब डेथ होती है तो पर्शियंस का जो एम्पीरियर होता है रुस्तम, वो अपनी आर्मी भेजता है मुसलमानों से लड़ने के लिए। किसके अंडर? अंडर अंदर जगार के अंडर। अंदर जगार के अंडर भेजता है और बोलता है जाओ वलाजा में जाके बैटल लड़ो। हम अपने 10,000 आर्मी लेकर जाते हैं। सिंगल कॉम्बैट होता है हजरत खालिद बिन वलीद वर्सेस हजार मर्द। हजार मर्द के दरमियान जब वो बैटल होती है तो मुसलमान जीत जाते हैं। जब जीतते हैं तो मुसलमानों को शुरू में जीतने में मुश्किल होती है, बट दे वॉन दिस बैटल। आप ये बताओगे जो अंदर जगार आदमी होता है वो बेचारा डर जाता है। जब वो बेचारा डर जाता है तो वो क्या होता है? वो डेजर्टेड एरिया वाला रास्ता पकड़ता है और वो प्यास की वजह से वो मर जाएगा। तो पहले आपने बैटल ऑफ काजिमा पढ़ी, जिसको हम बैटल ऑफ चेन्स भी कहते हैं। फिर आपने बैटल ऑफ मजार पढ़ी और अब आपने पढ़ी बैटल ऑफ वलाजा। अब आप पढ़ोगे बैटल ऑफ यूलाइस। बैटल ऑफ यूलाइस हम किसको कहते हैं? तो बेटा हमें ये बात समझनी है कि बैटल ऑफ यूलाइस क्या है। बैटल ऑफ यूलाइस जगह का नाम है यूलाइस, तो यूलाइस पर ही हुई होगी। इसमें आप ये बताओगे कि जैसे ही हम लोग लड़ने जाते हैं तो सिंगल कॉम्बैट होता है हजरत खालिद बिन वलीद वर्सेस अब्दुल असवद। हर बैटल के अंदर सिंगल कॉम्बैट हो रहा है, कुछ बैटल्स में नहीं होगा लेकिन मोस्टली हर जगह पे आप देख लो सिंगल कॉम्बैट हो रहा है। हजरत खालिद बिन वलीद वर्सेस अब्दुल असवद। जब ये बैटल हुआ तो हजरत खालिद बिन वलीद ने अब्दुल असवद को मार दिया। अब आप ये बताओगे बैटल ऑफ यूलाइस के अंदर पर्शियन फोर्सेस बहुत ज्यादा थी। पर्शियन फोर्सेस क्या थी? बहुत ज्यादा थी। जब पर्शियन फोर्सेस बहुत ज्यादा थी तो मुसलमानों को काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी टू डिफीट दैट। फिर हजरत खालिद बिन वलीद ने अल्लाह से दुआ मांगी कि ए अल्लाह मेरी मदद फरमा, क्योंकि हमारी फोर्सेस बहुत कम थी, पर्शियन आर्मी बहुत ज्यादा थी। जब हजरत खालिद बिन वलीद ने ये दुआ करी तो अल्लाह ताला की मदद आई और हम लोग इतना अच्छा लड़ना शुरू हो गए कि हम लोग जीतना शुरू हो गए। हम लोग जीतना शुरू हो गए। आप ये बताओगे कि अल्लाह ताला की मदद आती है, हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं और पर्शियंस भागना शुरू हो जाते हैं। इट वाज द फोर्थ कंसेक्यूटिव विक्ट्री। हालांकि हमारे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि इसमें फोर्सेस, पर्शियन फोर्सेस बहुत ज्यादा होती हैं, हमारी फोर्सेस काफी कम होती हैं, लेकिन फिर भी हम ये बैटल जीत जाते हैं। तो ये बात हमें क्या होनी चाहिए बेटा? पता होनी चाहिए।
तो आप क्या बताओगे? सबसे पहले आपने क्या पढ़ी? बैटल ऑफ काजिमा, जिसको हम बैटल ऑफ चेन्स कहते हैं। फिर आपने क्या पढ़ी? बैटल ऑफ मजार। फिर आपने क्या पढ़ी? बैटल ऑफ, उसके बाद आपने क्या पढ़ी? बैटल ऑफ उलाइस, वलाजा और फिर उलाइस। अब हमारे पास है फॉल ऑफ हेरा, ये लास्ट बैटल है इन ईस्टर्न इराक। पर्शियन एम्पायर के अंदर देखिए हम, एक है ईस्टर्न इराक और एक है वेस्टर्न इराक। ये ईस्टर्न के अंदर आपकी लास्ट बैटल है, फिर वेस्टर्न के अंदर आपकी बैटल्स आएंगी। तो अगर मैं ईस्टर्न इराक की बात करूं तो फॉल ऑफ हेरा कैसे हुआ? हजरत खालिद बिन वलीद जो है, वो जैसे ही यूलाइस से जीते तो वो टूवर्ड्स हेरा जाना शुरू हो गए। हेरा एक जगह का नाम था। उधर जाना जब शुरू हो गए तो हजरत खालिद बिन वलीद ने सोचा था कि मुझे वहां पे जाके लड़ना पड़ेगा, वहां पे फोर्सेस बहुत ज्यादा होंगी, मैं वहां पे जाके लड़ूंगा। लेकिन वहां का जो गवर्नर होता है हेरा का, आजाद बे, क्या नाम होता है? आजाद बे। वो जैसे ही उसको ये बात पता चलती है ना हजरत खालिद बिन वलीद आ रहे हैं, वो पहले ही रफू चक्कर हो जाते हैं, वो वहां से भाग जाता है। वो मदैन की तरफ निकल जाता है। मदैन पर्शिया के अंदर ही एक जगह है, तो वो वहां से निकल के हेरा वाली जगह छोड़ के चले गए। अब आप ये बताओगे कि जब वो जगह छोड़ के चले गए तो हमें वहां पे लड़ना नहीं पड़ा और हेरा भी हमने कॉन्क्वेयर कर लिया। तो आप बताओगे बाय द फॉल ऑफ हेरा हमने ईस्टर्न इराक कॉन्क्वेयर कर लिया। क्या कर लिया? ईस्टर्न इराक कॉन्क्वेयर कर लिया। और फिर मुसलमानों ने पर्शियंस के साथ एक ट्रीटी साइन करी कि जो रूलर्स ऑफ हेरा हैं वो जिजिया पे करेंगे 200,000 धर्म्स एनुअली। एनुअली का मतलब यह है कि सालाना 200,000 धर्म्स हमें पे करेंगे एज अ जिजिया टैक्स। मतलब ये इस तरीके का हमने उनसे जिजिया लिया। तो ईस्टर्न इराक के अंदर बेटा आपने सबसे पहले कौन सी पढ़ी? बैटल ऑफ काजिमा। बैटल ऑफ काजिमा के अंदर आपने क्या पढ़ा? बैटल ऑफ काजिमा में आपने ये पढ़ा कि हम उधर हजरत खालिद बिन वलीद गए। हजरत खालिद बिन वलीद ने उधर के लीडर थे हुरमुस। हुरमुस को ये बोला कि भाई तुम या तो इस्लाम कबूल कर लो या तो जिजिया दे दो या फिर बी रेडी फॉर वॉर। उसने वॉर के लिए बुलाया। जब उसने वॉर के लिए बुलाया तो हजरत खालिद बिन वलीद और हुरमुस की जंग हुई। हजरत खालिद बिन वलीद ने हुरमुस को मार दिया। उनकी आर्मी थोड़ी सी डिफीट हो गई, उनकी आर्मी डिमोरलाइज हो गई, हमने उनकी आर्मी को हरा दिया। आर्मी को जैसे ही हराया तो दूसरी बैटल भी बैटल ऑफ मजार। आप ये बताओगे बैटल ऑफ मजार के अंदर क्या होता है कि कारिन नाम का एक बंदा आ रहा होता है, वो हुरमुस की आर्मी की मदद करने आ रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो रास्ते में होता है उसके बाद पता चलती है हुरमुस को तो मार दिया गया और हुरमुस की आर्मी हार गई। वो फिर क्या करता है, कारीन जो है वो आधे रास्ते के अंदर ही आता है और उसके बाद फिर वो मुसलमानों से लड़ने आता है। मुसलमानों से जब लड़ने आते हैं तो मजार के अंदर वो लोग मिलते हैं। और जब वो मजार के अंदर मिलते हैं तो हम उसको क्या कर देते हैं, वहां पर डिफीट कर देते हैं। कारीन जो है वो बैटल लड़ता है और जैसे ही कारीन बैटल लड़ता है तो वो क्या हो जाता है, उसको हम मार देते हैं। उसके बाद हमारे पास कौन सी हुई? बैटल ऑफ वलाजा। बैटल ऑफ वलाजा के अंदर आप क्या बताओगे कि बैटल ऑफ वलाजा हुई, उसमें भी हमने वलाजा को क्या कर लिया? कैप्चर। फिर हमने कौन सी पढ़ी? हमने बैटल ऑफ यूलाइस पढ़ी। यूलाइस भी हमने क्या कर लिया? कैप्चर। और फिर हमने फॉल ऑफ हिरा पढ़ा। फॉल ऑफ हिरा भी हमने क्या कर लिया? कैप्चर कर लिया। तो इस तरीके से हमने ईस्टर्न इराक क्या कर लिया? कैप्चर कर लिया। 5 बैटल्स आपने ईस्टर्न इराक के अंदर पढ़ी, जो कि आप लोगों को होपफुली समझ आ गई होंगी। अगर किसी बच्चे को इन बैटल्स के अंदर मसला है तो वो मुझसे पूछ सकता है, मैं उसको वापसी समझा दूंगा। और अगर मसला नहीं है तो बेटा क्या करोगे? चिल करोगे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी पढ़कर जाओगे, ताकि अगर एग्जामिनर आपसे पूछे तो एग्जामिनर को आप सामने से जवाब देकर आओ कि मुझे आता है। ये आएंगी नहीं, ये इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूं। लेकिन क्या पता आ जाए, क्या पता आपका बुरा वक्त चल रहा हो, आप पढ़ के ना जाओ और पेपर में आ जाए। तो बेहतर ये कि ये पढ़ के जाना सही है। अगर किसी को समझ नहीं आए तो वो पूछ सकते हैं, जिसको समझ आ गई वो क्या करेगा बेटा? चिल करेगा। अच्छा, अब हम लोग आ गए वेस्टर्न इराक पर। वेस्टर्न इराक में सबसे पहले आप ये बताओगे कि हजरत खालिद बिन वलीद जो है ना वो अंबार की तरफ जाते हैं। कौन सी तरफ? अंबार। ANBAR। अब जो अंबार है ना, उस जगह की एक खास बात ये थी कि वो ऊपर की तरफ थी। कहां पे थी? वो हाइट पर थी। उसकी हाइट क्या थी बेटा? ज्यादा। तो आप ये बताओगे उसकी हाइट क्या थी? ज्यादा। तो इसकी वजह से आप ये बताओगे कि हमारे पास क्या था? इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू कैप्चर। अब आप ये बताओगे कि अंबार जो थी वो हमने ऊपर वाली हाइट पे थी, तो हमने अपना कैंप कहाँ लगाया? हमने कैंप लगा दिया बेलो। हमने कैंप कहाँ लगाया? बेलो। यहाँ पे हमने कैंप लगाया। हाइट अंबार का है, अंबार ऊपर की तरफ है और हमने कैंप कहाँ लगाया हुआ है? नीचे की तरफ। सही है। अब आप ये बताओगे कि जो गवर्नर था, वहां का जो गवर्नर था उसका नाम क्या था? शिराज। क्या नाम था? शिराज। अब जब अंबार हाइट पर था तो हम लोग एक डिसएडवांटेज पर थे, क्योंकि मैंने आपको ये बात बताई है कि जो बंदा ऊपर होता है वो हमेशा एडवांटेज पर होता है। तो जब ये ऊपर वाली पोजीशन पर था तो ये लोग एडवांटेज पर थे, हम डिसएडवांटेज पे थे। लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद ने बोला कि आप अपने डिसएडवांटेज को फायदे में बदल दो।
क्योंकि जब आपको वो ऊपर से निशाना मार रहे हो तो हम नीचे से निशाना मारेंगे और उनकी आंखें डैमेज करनी है। क्या करनी है? उनकी आंखें डैमेज करनी है। तो आप ये बताओगे कि हजरत खालिद बिन वलीद ने आर्चर्स को हायर करा, आर्चर्स को बोला कि नीचे से ऐसे अच्छे निशाने लो कि उनकी आंखें पे क्या हो, निशाना जाए। किसकी आंखों पे? पर्शियंस की आंखों पर। उससे क्या हुआ कि पर्शियंस ने अपनी आंखें खोना शुरू कर दी जो हमारे ऊपर अटैक कर रहे थे। इसी वजह से इसको बैटल ऑफ आइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैटल ऑफ आइस। अब आप ये बताओगे कि हजरत खालिद बिन वलीद ने एक स्ट्रेटेजी अपनाई। आपको ये बात पता है, अंबार ऊपर वाली हाइट पर है, हम लोग नीचे थे। अब हमें किसी भी तरीके से ऊपर क्लाइंब करना था। उस वक्त लेडर वेडर तो होता नहीं था, सीरी वीरी। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये बोला कि हम क्या करते हैं, हमारे जितने कैमल्स हैं, जो इनकी आर्मी में कैमल्स थे और जो पुराने कैमल्स थे, उन सारे की इन्होंने वेस्ट, उनकी गंदगी और जमा करके एक लेडर टाइप बनाया और एक लेडर टाइप बनाकर अंबार के अंदर घुस गए। तो आप क्या बताओगे कि हजरत खालिद बिन वलीद ने वीक कैमल्स को स्लॉटर करा। वीक कैमल्स को स्लॉटर करने के बाद खड्डे के अंदर वो सारी वेस्ट डाला और उसके बाद टाउन के अंदर एंटर हो गए। जैसे ही टाउन के अंदर एंटर हुए तो जो शिराज वहां का गवर्नर था उसने सरेंडर कर दिया। क्या कर दिया? उसने सरेंडर कर दिया। सरेंडर जब करा तो उसने बोला कि मैं एक कंडीशन पे सरेंडर करूंगा। कंडीशन ये है कि आप मेरी आर्मी को सुकून से जाने दोगे। तो हजरत खालिद बिन वलीद ने ऑफर एक्सेप्ट कर ली और पर्शियन फोर्सेस को जाने दिया मदैन की तरफ। उनको जाने दिया और उन्होंने क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया। मतलब उनकी फैमिलीज, उनके जो बच्चे थे, उनको जाने दिया और उन्होंने क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया कि भाई हम हार मान रहे हैं, अब हम आगे नहीं लड़ेंगे। तो बैटल ऑफ अंबार आपकी वेस्टर्न इराक में पहली बैटल थी। हजरत खालिद बिन वलीद अंबार गए। अंबार जो था वो कहां पर था? नीचे की तरफ हमें कैंप लगाना पड़ा। अंबार थोड़ी हाइट वाली जगह पर था। उधर का जो गवर्नर था वो शिराज था। अंबर जब हाइट पर था तो हमने वहां से आर्चर्स ऐसे हायर करे जो कि उनकी आंखें डैमेज करें। हमने उनकी आंखें डैमेज करी, उसको हम बैटल ऑफ आइस भी कहते हैं। बैटल ऑफ आइस के बाद आप ये बताओगे कि मुसलमान जो है वो जब एंटर होते हैं, कैसे एंटर होते हैं? कैमल्स की वेस्ट और रखकर ऊपर से एंटर हो गए। जैसे ही एंटर हुए तो शिराज ने क्या कर दिया? शिराज ने सरेंडर कर दिया और बोला मैं इस कंडीशन पे सरेंडर कर रहा हूं कि आप मेरी आर्मी को सुकून से जाने दो। तो हमने उनकी आर्मी को कहां पे जाने दिया? हमने उनकी आर्मी को मदैन की तरफ जाने दिया, जो कि पर्शिया के अंदर ही था। तो आप वो ये चीज बता दोगे। तो पर्शियन फोर्सेस लेफ्ट अंबार फॉर मदैन। अब अंबार के बाद हमने जो जगह कैप्चर करी उसका नाम है इन अतमर। इन अतमर भी कहते हैं और इसको एन अतमर भी कहते हैं। सही है, इसकी अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। अब आप ये बताओगे कि हजरत खालिद बिन वलीद अंबार से जाते एन अतमर की तरफ। एन अतमर एक जगह है पर्शिया के अंदर, वेस्टर्न पर्शिया के अंदर, वेस्टर्न इराक की साइड। आप ये बताओगे कि पर्शियन फोर्सेस का लीडर कौन होता है? मेहरान बिन बहरम जो है वो आपके पास क्या होता है? पर्शियन फोर्सेस का लीडर होता है। अब इसके अंदर एक मसला होता है इस बैटल के अंदर। वो मसला ये था कि पर्शियन फोर्सेस होती हैं ज्यादा। पर्शियन फोर्सेस क्यों ज्यादा होती हैं? क्योंकि पर्शियन फोर्सेस का तो लीडर है मेहरान बिन बहरम, लेकिन उसके साथ उनका क्रिश्चियंस का भी सपोर्ट है और क्रिश्चियंस का लीडर है आका। मतलब दोनों मिलकर मुसलमानों के ऊपर क्या करने वाले? अटैक करने वाले। तो आप ये बताओगे कि पर्शियन फोर्सेस का लीडर कौन है? मेहरान बिन बहरम। और उसके साथ उसको सपोर्ट करें क्रिश्चियन, जिनका लीडर है आका। अब होता यह है कि क्रिश्चियंस ये कहते हैं कि पर्शिया वालों तुम लोग पर्शिया के अंदर रहो। अब हजरत खालिद बिन वलीद की आर्मी अंबार से आ रही है ना एनत तमर की तरफ, तो हम उनको रास्ते में ही पकड़ के मार देंगे। हम उनको रास्ते में ही पकड़ के मार देंगे। कौन कहते हैं? क्रिश्चियंस। क्रिश्चियंस कहते हैं कि हजरत खालिद बिन वलीद आपके पास अंबार की तरफ से यहाँ पर आ रहे हैं तो हम उनको रास्ते में ही मार देंगे। तो आप ये बताओगे पर्शियन फोर्सेस तो एनत तमर में ही रहती है, लेकिन क्रिश्चियन वेंट ऑन रोड्स टू अंबर टू इंटरप्रेट मुस्लिम, मुसलमानों को मारने के लिए जाते हैं। लेकिन उसका उलट हो जाता है। उलट ये होता है कि वो मारने तो मुसलमानों को जाते हैं, लेकिन मुसलमान आका को पकड़ लेते हैं। किसको पकड़ लेते हैं? आका को, जो कि क्रिश्चियंस का लीडर था। अब क्रिश्चियंस के लीडर को जब पकड़ लिया तो क्रिश्चियंस का लीडर जब रहेगा ही नहीं तो क्रिश्चियंस क्या करेंगे? क्रिश्चियंस तो कुछ नहीं कर सकते। जब क्रिश्चियंस कुछ नहीं कर सकते तो आप ये बताओगे क्रिश्चियंस पहुंच गए एनत तमर, और एनत तमर में जाके पर्शियंस को ये कहते हैं कि यार हमारे लीडर को तो इन्होंने पकड़ लिया है, अब तुम लोग हमारी मदद करो। लेकिन जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तो ये बात पता चलती है कि पर्शियंस भी भाग गए। पर्शियंस भी क्या हो गए? भाग गए। क्रिश्चियंस फ्लैड टू एनतमर होपिंग टू बी सपोर्टेड बाय पर्शियंस कि यार हम वहां पे जाएंगे, इनसे मदद मांगेंगे कि हमारे लीडर आका को इन्होंने पकड़ लिया है, तो पर्शिया वालों हमारा सपोर्ट करो। लेकिन जैसे ही वो वहां पे पहुंचते हैं एनतमर तो पता चलता है पर्शियंस भी हजरत खालिद बिन वलीद से डरकर मेहरान के अंडर क्या हो गए? भाग गए।
और कहां पे चले गए, मदैन चले गए। मोस्टली जब भी ये लोग भागते थे ये लोग मदैन चले जाते। अब आप ये बताओगे कि अब क्रिश्चियंस क्या है, अकेले पर्शियंस भाग चुके, आका को मुसलमानों ने पकड़ा हुआ है। आप ये बताओगे क्रिश्चियंस क्या करते हैं, एन अत्तमर के गेट्स क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। वो अंदर चले जाते हैं और गेट्स क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। हजरत खालिद वहां पे क्या लगाते हैं, सीज लगाते हैं। और जैसे ही सीज लगाते हैं, सीज का मतलब ये समझो ये सिटी है, बाहर अपनी आर्मी जमा कर दी। जब अपनी आर्मी जमा कर दी तो क्रिश्चियंस ने सरेंडर कर दिया, क्रिश्चियंस ने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। तो हमने एन अत्तमर को भी क्या कर लिया, हमने एन अत्तमर को भी कैप्चर कर लिया। पहले हमने वेस्टर्न इराक के अंदर किसको कैप्चर करा, हमने वेस्टर्न इराक को अंदर हमने कैप्चर करा उसको, अल्लाह भला करे, अंबार को। और अंबार के बाद हमने किसको कैप्चर करा, एन अत्तमर को। अब एन अत्तमर के बाद हम जो कैप्चर करेंगे उसका नाम है दमातुल जंदल। अब आप दमातुल जंदल की कहानी गौर से समझना। दमातुल जंदल हमने प्रॉफिट की जिंदगी में ही कैप्चर कर लिया था। आप ये बताओगे ड्यूरिंग प्रॉफिट्स लाइफ टाइम हमने दमातुल जंदल को कैप्चर कर लिया था। और जो दमातुल जंदल का लीडर था, एकद, दमातुल जंदल का जो लीडर एकद था, उसने जिजिया पे करने से एग्री करा था, और जिसकी वजह से वो वहां पे रह रहा था। सही है, जब प्रॉफिट जितना थे। लेकिन होता ये है, जब हजरत होली प्रॉफिट की डेथ हो जाती है और हजरत अबू बकर कैलिफ बनते हैं, तो जब हजरत अबू बकर कैलिफ बनते हैं तो जो एकद होता है, एकद अपना एग्रीमेंट तोड़ देता है। क्या कर देता है, अपना एग्रीमेंट तोड़ देता है। वो कहता है प्रॉफिट की भी डेथ हो गई, मैं कोई जिजिया विजिया नहीं दूंगा। अब जब ये बात होती है, तबादुल जद्दल का लीडर कौन था, एकद। एकद जो लीडर था उसने होली प्रॉफिट की जिंदगी में ये बात बोली थी, मैं जिजिया दूंगा। लेकिन जैसी होली प्रॉफिट की डेथ हुई, हजरत अबू बकर की कैलिफेट में उसने कहा कि मैं कोई जिजिया विजिया नहीं दे रहा। जब उसने ये बात कही कि मैं कोई जिजिया विजिया नहीं दे रहा, तो कैलिफ ने अयाद बिन गनम को अयाद बिन गनम को भेजा और बोला कि जाओ इस एरिया को कैप्चर करो। क्या करो, इस एरिया को कैप्चर करो किसी भी तरीके से, क्योंकि इसने अपना एग्रीमेंट तोड़ दिया है। अब जब कैलिफ अयाद बिन गनम को वहां पर भेजते हैं, तो वो वहां पर जाते तो है, लेकिन ही वॉज अनएबल टू डिफीट हिम। और एकद वहां पे अपनी भरमबाजी कर रहा होता है, और एकद के हाथ में ही अभी दबातुल जद्दल है। अब होता यह है कि अयाद बिल गलब लेटर लिखते हैं हजरत खालिद बिन वलीद को, और कहते हैं कि यार मुझसे तो दबातुल जद्दल कैप्चर नहीं हो रहा, आप मेरी मदद करने आ जाए। जैसे ही हजरत खालिद बिन वलीद दवातुल जद्दल पहुंचते हैं, और एकद को यह बात पता चलती है कि हजरत खालिद बिन वलीद आ गए हैं, एकद भाग जाता है। एकद क्या हो जाता है, भाग जाता है। जैसे ही एकद भाग रहा होता है, तो हम लोग उसको रास्ते में ही पकड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं, हम उसको रास्ते में पकड़ लेते हैं। और जब हम उसको पकड़ लेते हैं, तो आप ये बताओगे कि फिर हम लोग क्या लगाते हैं, सीज लगाते हैं दमातुल जंदल का, और वहां की हम फोर्सेस को हराते हैं। और हराने के बाद हम उनको कैप्चर कर लेते हैं, जिसके अंदर सीज के अंदर हम उनके 2000 क्रिश्चियन मार देते हैं। कितने क्रिश्चियंस मार दिए हमने, 2000 क्रिश्चियंस हमने मार दिए। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमने दमातुल जंदल कैसे कैप्चर करा। प्रॉफिट्स की जिंदगी में दमातुल जंदल पहले से कैप्चर हुआ था, वहां का लीडर कौन था, एकत। एकत ने क्या करा कि प्रॉफिट की डेथ के बाद बोला कि भाई मैं कुछ जिजिया विजिया नहीं दूंगा। जब उसने ये कहा, तो होली प्रॉफिट हजरत अबू बकर ने किसको भेजा, अयाद बिन गलब को भेजा, और बोला कि जाओ उसको हरा कर आओ। लेकिन ही वॉज अनेबल टू डिफीट हिम। अयाद बिन गलब ने किससे मदद मांग ली, हजरत खालिद बिन वलीद से, कि आप इसको हराओ, मुझसे तो ये नहीं हारा जा रहा। हजरत खालिद बिन वलीद जैसे ही दवातुल जद्दल पहुंचे, एकद भाग गया। जैसे ही एकद भागा, तो आर्मी ने उसको पकड़ लिया। फिर वहां का दवातुल जद्दल का सीज लगाया, हमने उसको कैप्चर कर लिया, और 2000 क्रिश्चियंस इस सीज के अंदर मर गए। इसके बाद हमारे पास लास्ट चीज है बैटल ऑफ फिराज। ये पर्शिया के अंदर ड्यूरिंग कैलिफेट ऑफ अबू बकर ये लास्ट है। अब बैटल ऑफ फिराज के अंदर आप ये बताओगे, जैसे ही हमने दमातुल जंदल कैप्चर करा, तो हजरत खालिद बिन वलीद अब क्या जाते हैं, पर्शियन एम्पायर के आउटर एज पे जाते हैं। जब वो आउटर एज पे पर्शियन एम्पायर के जाते हैं, तो उनको ये बात पता चलती है कि वहां पे पर्शियन फोर्सेस का साथ कौन दे रहे, क्रिश्चियंस भी दे रहे और रोमन्स भी दे रहे। क्रिश्चियन अरब्स और रोमन्स दोनों किसका साथ दे रहे, पर्शियन फोर्सेस का साथ दे रहे। अब पर्शियन फोर्सेस 10 गुना हमसे ज्यादा थी, 10 गुना हमसे ज्यादा थी, तो हजरत खालिद बिन वलीद को काफी ज्यादा मुश्किल थी। लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद ने एक वादा करा। हजरत खालिद बिन वलीद ने वादा करा कि अगर अगर मेरे अल्लाह ए अल्लाह, अगर आपने मुझे इसके अंदर मुझे विक्ट्री दिला दी, तो मैं क्या करूंगा, मैं हज करूंगा। क्या करूंगा, मैं हज करूंगा।
तो उस बात पे आप ये बताओगे कि जब इन्होंने ये बात करी तो आप ये बताओगे कि ये बैटल होती है और इस बैटल के अंदर हम उनके 50,000 पर्शियंस मार दें। कितने? 50,000 पर्शियंस मार देते हैं और इस तरीके से हम लोग पर्शिया पर क्या कर लेते हैं? पूरा कब्जा कर लेते हैं।